दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सेहत केवल पैसे से ही बनती है कि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम अच्छा भोजन खरीदेंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, तो दोस्तों ये आपकी गलतफहमी है। अगर ऐसा है तो क्यों सारे पैसे वाले लोग अक्सर बीमार होते हैं? क्यों हम डॉक्टर और हॉस्पिटल्स के सामने लाचार हो चुके हैं? तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि स्वस्थ रहने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अवेयरनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अवेयर हैं तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर से जिनका मकसद पेशेंट को ठीक करके पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पेशेंट को ही डॉक्टर बना देना है। जी हाँ दोस्तों, ताकि पेशेंट ही डॉक्टर बन के खुद दोबारा से उनके पास ना आए, बल्कि दूसरों का भी इलाज करे। ये डॉक्टर से भी ज़्यादा एक इंसान है जिन्होंने करोड़ों लोगों को अवेयर करके उनकी जान बचाई, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो आइए स्वागत करते हैं वर्ल्ड रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेलनेस के मसीहा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज हमारे साथ है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी। तो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों के। सर, पहला क्वेश्चन है कि स्किन एलर्जी जो है आजकल बहुत लोग हो रही है, तो स्किन एलर्जी का क्या कारण है और इसका क्या इलाज है? देखिए, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है और जब बॉडी के अंदर कोई पॉइजन बॉडी बाहर नहीं फेंक पाती है तो फिर वो स्किन का रास्ता चुनती है। स्किन के माध्यम से, जैसे पसीना आता है स्किन के माध्यम से, तो स्किन एग्जैक्टली वही काम करती है जो किडनी काम करती है। आप अपने पसीने को लीजिए और उसको केमिकल टेस्ट कराएं तो उसमें वही सारे आपको न्यूट्रिएंट मिलेंगे या वही सारे केमिकल्स मिलेंगे, वही सारे मिनरल्स मिलेंगे जो मिनरल आपको यूरिन में मिलते हैं। तो यानी कि स्किन इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ थर्ड किडनी बोला जाता है इसको। तो स्किन का काम वही है जो किडनी जब नहीं कर पाती तो स्किन पे सारा बोझ आ जाता है। तो लेकिन बोझ एक लिमिट तक ही स्किन सह पाता है, बिकॉज ये इसी काम के लिए नहीं बना है, ये और बहुत सारे काम हैं। सारे बॉडी को जोड़ के रखना भी इसका काम है। जब बॉडी के सारे रास्ते टॉक्सिन बाहर निकालने के बंद हो जाते हैं, उसके बावजूद भी टॉक्सिन आ रहे हैं, तो बॉडी स्किन का रास्ता चुनता है। और जब स्किन का रास्ता बॉडी बार बार चुनेगा तो फिर स्किन भी जवाब दे देती है। ऐसे में स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, घाव हो जाएगा, खुजली हो जाएगी। तो इन सबको एक नाम दे देते हैं स्किन एलर्जी। तो स्किन एलर्जी का मतलब यही है कि आपका बॉडी ठीक से चीज़ों को फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो वो स्किन का रास्ता अपना रहा है। तो ये स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ये प्रॉब्लम स्किन में दिखाई देती है, राइट, क्योंकि स्किन पे ज़्यादा बोझ डाला हुआ है। इट इज़ नॉट अ स्किन प्रॉब्लम एट ऑल, इट इज़ जस्ट दैट कि स्किन में बोझ ज़्यादा है, तो इसीलिए वो रिफ्लेक्ट हो रहा है स्किन पे। ओके। तो सर, अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब किडनी में प्रॉब्लम है क्या? किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है। टॉक्सिन, देखिए, टॉक्सिन बॉडी में डालना वो प्रॉब्लम हो सकता है कि किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है। हाँ। तो अगर ये एलर्जेटिक प्रॉब्लम किसी को है तो फिर उसको डीआईपी डाइट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करना है क्या? दो ही चीज़ें हैं, डीआईपी डाइट और उसी का एक पार्ट है सनलाइट। ओके। जब धूप में बैठेंगे डीआईपी डाइट लेंगे। और तीसरी बात है, मान लो खुजली हो रही है, घाव ज़्यादा हो गया है, ऐसे केस आते हैं हमारे पास, तो उनको 1 किलो नीम का पत्ता लेना है। ओके। और उसको 2 लीटर पानी में उबालना है जब तक पानी 1 लीटर ना हो जाए। उस पानी को छान लेना है। ठीक है। उस पानी को एक बकेट पानी में डाल देना है। ओके। अब इस पानी से नहाना है, पहली बात। दूसरी बात कि साबुन वगैरह ना यूज़ करके नींबू यूज़ करना है। 1 गिलास पानी में 1 नींबू या 2 नींबू निचोड़ के आप बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा लेके कॉटन का, उसमें डाल के फिर हाथ में से पूरे बॉडी में रगड़ लेंगे, तो उससे आपकी बॉडी त्वचा साफ़ हो जाएगी। ओके। और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होंगे, और अगर खुजली वगैरह है वो भी कम हो जाएगा। तो नीम के पानी से नहाना है और नींबू से आपको अपनी आपकी बॉडी को, स्किन को केयर करना है। ठीक है। तो प्लस सनलाइट है, प्लस डीआईपी डाइट है। ये अगर करेंगे तो धीरे धीरे स्किन बाहर से भी ठीक होने लगेगी और अंदर से भी ठीक होने लगेगी। बट स्किन जो कि स्टमक से सबसे दूर है, इसलिए इट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू हील। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, करीब मान लो 3 महीने से 6 महीने, 9 महीने, डिपेंड्स ऑन कि वो स्किन की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो 1 महीना 2 महीना, लेकिन अगर स्किन में निशान बन गए बहुत सारे और काफ़ी लंबी प्रॉब्लम थी पहले, तो उसको 6 महीना, 9 महीना, साल ऐसा लग जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी स्किन की प्रॉब्लम है वहीं रुक जाएगी और नहीं फैलेगा। ओके। अभी तो ये है कि डे बाई डे फैल रहा है, वो नहीं होगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये सिंपल करें। और एक और चीज़ कि कोई लोशन, कोई स्टेरॉयड, इन सब से बचें। ओके। ये स्टेरॉयड है, लोशन, इसका कोई साइंस नहीं, कहीं से कहीं तक साइंस नहीं है। कहीं से कहीं तक किसी को भी पूरे दुनिया में लोशन या फिर स्टेरॉयड से कोई फ़ायदा हुआ ऐसा है नहीं, मतलब मेडिकल लिटरेचर में ऐसा नहीं है। तो जब पूरे दुनिया में किसी को फ़ायदा नहीं हुआ तो आपको भी नहीं होगा। नुकसान ज़रूर हो सकता है, इसका बेहद नुकसान हो सकता है।
तो ऐसे लोगों से बचें, ऐसे स्किन के स्पेशलिस्ट से बचें, और ये सिंपल 4 स्टेप जो मैंने बताया इंक्लूड कर लें। इतना ही है, बॉडी विल टेक इट्स ओन टाइम एंड इट विल हील। तो सर जैसे स्किन की प्रॉब्लम जिसको है और अगर वो धूप में बैठता है तो उसको भी फिर दोबारा से एलर्जी शुरू होती है, उसे लगता है कि नहीं स्पॉट हो गया, लाल दाने हो गए, ये सब प्रॉब्लम होती है। ऐसे में तो मतलब धूप में बैठना नुकसानदायक नहीं है? नुकसानदायक नहीं है। ओके। वो इंटरमीडिएट बैठेगा, 15 मिनट बैठा, अच्छा। फिर 10 मिनट छाँव पे बैठा, फिर 15 मिनट बैठा, इंटरमीडिएट बैठ सकता है वो। लेकिन धूप में बैठना ज़रूरी। धूप एक तरह का खुराक है बॉडी के लिए, लेकिन जब वो DIP डाइट ले रहा है प्लस ये धूप में बैठ रहा है तो ये काम करेगा। ओके। कोई अगर आप लोशन लगा रहे हैं और धूप में बैठ रहे हैं तो ये रिवर्स काम भी कर सकता है, उल्टा हो सकता है। ओके। फिर आप बोलेंगे देखो धूप से मुझे दिक्कत हुई। दिक्कत धूप से नहीं हुई, दिक्कत उस लोशन की वजह से हुई जो रिएक्शन कर गया जब वो धूप के कॉन्टैक्ट में आया। तो इस बात, छोटी सी बात का हमें अंडरस्टैंड करना है। फाइन। सर एक दूसरी प्रॉब्लम है कि आजकल लोगों को बहुत हेडेक बहुत होता है, सर दर्द होता है। तो क्या होता है कि जैसे सर दर्द होता है तो वो बिल्कुल एकदम तुरंत वो एलोपैथी दवाई ले लेते हैं और कुछ वो राहत भी महसूस करते हैं कुछ देर में कि अभी हमें आराम मिल गया। तो क्या ये एक सही डिसीजन है एलोपैथिक मेडिसिन लेना, और उसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके हिसाब से? अगर किसी को हेडेक है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, देयर आर सम पीपल हु आर प्रोन टू हेडेक। हेडेक प्रोन मतलब कि जब भी कभी उसको स्ट्रेस होगा सबसे पहले हेडेक हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं दे आर प्रोन टू डिप्रेशन। Okay. जैसे ही कभी कुछ स्ट्रेस होगा वो डिप्रेशन में चला जाएगा। कुछ का हो सकता है बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं, कुछ का हो सकता है कि वो उसको पेट उसका खराब हो जाएगा, उसका हजम बंद हो जाएगा। तो हर इंसान प्रोन होता है किसी न किसी चीज़ से जब भी उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। तो किसी को हो सकता है कि एक ही स्ट्रेस पे हर एक को हेडेक नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो जिनको हेडेक है यानी कि दे आर प्रोन टू हेडेक, यानी कि सिर में अगर अंदर देखेंगे तो देयर विल बी माइक्रो इन्फ्लेमेशन। वो माइक्रो इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर देती है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड हेडेक। आपको हेडेक का एहसास होता है। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि भाई वो माइक्रो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे चला जाए, वही सोल्यूशन है। लेकिन सोल्यूशन अभी क्या कर रहे हैं आप दवाई ले रहे हैं। पेन किलर जो क्या है वो क्या करता है, बॉडी के ब्रेन का जो सेंसेशन है उसको स्विच ऑफ कर देता है। यानी कि ब्रेन सिग्नल भेजती है कि आपको पेन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप चल रहे हैं और आपके पैर में एक कील चुभ गई तो आपको एकदम से पेन होगा, क्योंकि आप देख नहीं रहे। तो ब्रेन एक सिग्नल भेजता है ताकि आपका ध्यान पैरों पे जाए, राइट? दैट इज़ अ पेन सिग्नलिंग सिस्टम। लेकिन जब पेन किलर लेंगे तो पेन किलर ये ब्रेन का जो भेजने का जो तरीका है किसी भी पेन सिग्नलिंग का, वो स्विच ऑफ कर देगा या काट देगा या पार्शली काट देगा। तो हेडेक कम नहीं हुआ, हेडेक का जो एहसास है वो कम हुआ। घाव अपनी जगह पे है, तो उस घाव में अगर आप पेन किलर लेते हैं तो एहसास कम हो गया, आपको लगता है कि आप सब कुछ सही है। तो बजाय कि आप रेस्ट करें, जो कि नॉर्मली हेडेक में करते आप रेस्ट नहीं कर रहे कि सब कुछ सही लग रहा है, तो वो जो इन्फ्लेमेशन है वो इन्फ्लेमेशन और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और यानी कि अगली बार जब वैसे ही पेन होगा तो उतनी डोज से काम नहीं चलेगा, उससे अधिक डोज लेना पड़ेगा। और एक टाइम आएगा कि इससे स्टमक अल्सर हो जाएगा, स्टमक कैंसर हो जाएगा, तो वो इंसान स्टमक की बीमारी से मारा जाएगा। लेकिन कोई ऐसे बताएगा नहीं उसको कि आपको जो स्टमक की बीमारी है वो आपके हेडेक के पेन किलर जो लेते थे उसकी वजह से, कोई नहीं बताएगा, जबकि दैट इज़ द ट्रुथ। याद रखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो मरते हैं किसी भी दवाई के साइड इफेक्ट से, दैट इज़ द पेन किलर्स। ओके। तो दैट इज़ द सिंगल मोस्ट कॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ डेथ्स देन एनी अदर ड्रग्स। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी हालत में आपको पेन किलर नहीं लेना है। वो उसका एक तरीका ये है कि आप पेन किलर को अपने घर में रख ही मत, हो गए नहीं तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। और पेन कितना भी क्यों ना हो, पेन से कोई मरेगा नहीं, हेडेक के पेन से कोई मरने नहीं वाला, अल्टीमेटली यू विल बी ओके, राइट? आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे पेन का सेंसेशन हो, आप जिंजर लें, अदरक, उसको कूट लें। ओके। 5 ग्राम अदरक लिया, उसको कूट लिया और आपने 200 ml पानी लिया, उसमें उबाला जब तक वो 100 ml का ना आ जाए। फिर उस पानी को निकाल उसके छान लिया और उसको गर्म रहते हुए धीरे धीरे पीते गए। ये जब आप करेंगे तो आपको पेन का एहसास, दैट इज़ अ नेचुरल पेन किलर। ओके। तो नेचुरल पेन किलर मिल गया आपको और उस पेन किलर से बच गए। और ऐसा आप करते रहेंगे। प्लस ऑफ कोर्स DIP डाइट हम क्यों बताते हैं, क्योंकि वो बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन है उसको ठीक करता है। दैट इज़ व्हाट इज़ DIP डाइट। किसी के बॉडी में घुटनों में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, अर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, पेट में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, हेडेक, माइग्रेन, सिर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। आपका हेडेक है या फिर पेनक्राइटिस है या गैस्ट्राइटिस है या अर्थराइटिस है, कहने को अलग अलग ऑर्गन है आपके, लेकिन हर जगह एक चीज़ कॉमन है, ब्लड वही वाला घूमता है। तो अगर आप सही न्यूट्रिशन देंगे, जो कि हम DIP डाइट से देते हैं,
तो जहाँ भी इन्फ्लेमेशन है बॉडी इम्यूनिटी वहीं जाके काम करेगी, उस इन्फ्लेमेशन को धीरे धीरे ठीक कर लेगी। तो मैं अगेन एंड अगेन ये बोलता हूँ कि आप DIP राइट लो और टेम्प्रेरी आपको रिलीफ के लिए अभी जो बताया मैंने ये कर लीजिए। जिंजर में चाहे तो थोड़ा सा हनी मिला लीजिए अगर रॉ हनी है आपके पास, नहीं तो जिंजर ले लीजिए, राइट। तो सोल्यूशन मिल गया शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म को। तो ये जिंजर कितनी बार ले सकते हैं, कितने कितनी टाइम बार भी, जितनी बार आपको होगा उतनी बार लीजिए। अच्छा, तो एक दिन में मतलब 1-2 घंटे गैप देके ले सकते हैं? अगर पेन ज़्यादा है तो ले सकते हैं। ले सकते हैं, यस। ओके सर। सर कुछ लोगों को पेट संबंधी बीमारियां हैं, जैसे पेट फूलना, पेट में दर्द होना अचानक से होता है, तो वो भी सबसे पहले एलोपैथी दवाई ही एकदम से लेते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि हाँ शायद मुझे रिलीफ हो गया। ये एक अलग बात है कि बाद में उसका जो कॉजेज हैं वो उसको इफेक्ट करते हैं। तो अगर अचानक किसी को पेट में दर्द हो या पेट फूले, तो एक तो इसका कारण क्या होता है अचानक जैसे किसी को होता है, और आपके हिसाब से फिर इसका क्या इलाज है, क्या उसको इलाज करना चाहिए इसका? जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो उसका कारण है इन्फेक्शन। हम खाते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें जो बॉडी के अंदर नहीं जानी चाहिए वो भी चली जाती हैं, आप उसे बच नहीं सकते। कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, अब हमारी बॉडी पहचानती है उसको, तो वो आगे नहीं भेजेगी, वहीं लड़ेगी। वो जो लड़ाई का मैदान बन गया ना, वही लड़ाई का मैदान ब्लोटिंग की तरह, एसिडिटी की तरह आपके ऊपर एक प्रभाव दे रहा है। तो ऐसे में आपको इमीडिएटली खाने को स्विच ऑफ करना है। खाना पीना बंद। मतलब वॉर चल रहा है ना, तो खाना पीना बंद। आप 24 घंटे के लिए नारियल पानी पी रहिए, कोकोनट वाटर। तो इससे क्या होगा कि जो भी इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे फ्लश आउट हो जाएगा, आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है, जो मिनरल इन द कोकोनट वाटर। तो आपकी बॉडी को नेसेसरी न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, एट द सेम टाइम स्टमक को डाइजेशन का बर्डन आप नहीं डाल रहे हैं, तो बॉडी अपना काम कर लेगी, वो दे कैन फाइट, राइट। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको फाइट करने का सिर्फ समय देना है। आपको पेट में ब्लोटिंग, एसिडिटी ऊपर से खाए जा रहे हैं, तो आप अपने स्टमक को बोल रहे हैं भाई वो लड़ना छोड़ो, पहले तो उसको डाइजेस्ट करो। तो वो जो पैथोजन है वो और फैलेंगे उस दौरान, और ये कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा, कई बार तो लाइफ लॉन्ग मामला। तो आपको सिर्फ इतना करना है, फॉर 24 आवर्स बियॉन्ड कोकोनट वाटर फास्टिंग, और तब तक कोकोनट वाटर फास्टिंग पे रहना जब तक आप वो ठीक ना हो जाए। कभी 2 दिन भी लग सकते हैं, कभी 3 दिन भी लग सकते हैं। आप फिर भी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मरने नहीं वाले। अच्छा, कोकोनट वाटर विल गिव यू ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट। तो इसमें नींबू पानी भी ले सकते हैं क्या, या जरूरत नहीं है उसकी? नहीं, नींबू पानी आपको वो चीज़ नहीं देगी जो कोकोनट वाटर देगी। तो इसमें जो बेस्ट तो कोकोनट वाटर है। जब जो चीज़ पानी भी जो इंसान नहीं पी सकता है वो कोकोनट वाटर पी सकता है। वो बेस्ट मिनरल वाटर है, बेस्ट एल्कलाइन वाटर है, प्योरेस्ट फॉर्म में वाटर है बाय द नेचर। तो हमें तो बेस्ट लेना पड़ेगा उस वक्त। आप याद रखिए, जब भी आपको पेट में कोई चीज़ होती है, जैसे आप दवाई लेते हैं, दवाई भी तो पेट में ही जा रहा है ना। तो पेट जो ऑलरेडी कमज़ोर है उसमें आपने एक और चीज़ डाल दिया, उसके ऊपर एक और बर्डन डाल दिया। तो ये कोई साइंस ही नहीं है कि भाई पेट का ही बीमारी है और पेट को ही हम बर्डन डाल रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ साइंस। तो पेट की बीमारी है तो पेट को अपने खाली छोड़ दिया, और ठीक जो होते हैं, ठीक जो होता है वो सिर्फ हमारा बॉडी करता है, और बाकी जो रिलीफ मिलता है, जैसे आपने बताया कि लगता है आराम आ गया, वो वही वाली बात है जो हेडेक के लिए वैलिड है, कि वो दिमाग स्विच ऑफ कर देता है पेन सेंसेशन। तो मान लो कहीं पे यहाँ धमाका हो रहा है, हम अपना कान बंद कर लें, इसका मतलब ये नहीं कि धमाका खत्म हो गया, लड़ाई खत्म हो गई, बस हमें नहीं सुनाई दे रही, हमने अपने सेंसेस बंद कर दिए, तो वही वाली बात होगी, राइट। तो हमने कान बंद कर दिया, दैट डज नॉट मीन कि हमने कुछ किया जिससे वॉर बंद हो गया, सिर्फ हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, वी गॉट स्विच्ड ऑफ। लेकिन उससे क्या होगा, खतरा और बढ़ेगा। खतरा जब बहुत पास में आ जाएगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज आपके सेंसेस आपको बता ही नहीं पा रहे कि कुछ गड़बड़ है। तो कभी भी पेट की दिक्कत के लिए कोई तरह का दवा नहीं लेना चाहिए, हमेशा यू गो फॉर ए कोकोनट वाटर फास्टिंग। अच्छा, कोकोनट वाटर नहीं है तो नॉर्मल फास्टिंग, पानी का फास्टिंग, दैट्स ऑल। पानी पीजिए, प्यास लगी तो दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, और कुछ मत कीजिए, दैट्स ऑल। तो ऐसे में अगर वोमिटिंग हो जाती है तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? वोमिटिंग अच्छा है, वोमिटिंग अच्छा है। और स्टमक में जो चीज़ें रह नहीं पा रही हैं, बॉडी उसको निकालने का रास्ता, या तो वोमिटिंग होगा, लूज मोशन होगा, या दोनों हो जाएगा, लेट इट बी। हो रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए। ओके, उससे घबराना नहीं चाहिए। वो मतलब ठीक हो रहे हैं, आपको आराम मिलता है, आपने देखा होगा कि जैसे वोमिटिंग हुई, पेशेंट बोलता है मुझे अच्छा लग रहा है, तो वही तो करना है। तो उसको जबरदस्ती नहीं करना है, लेट द बॉडी डिसाइड। तो बॉडी अपना डिसाइड करती है, आपको बस सपोर्टिव मोड में रहना है। कोई ऐसी दवाई नहीं लेनी जिससे कि वोमिटिंग का सेंसेशन स्विच ऑफ हो जाए, दैट कैन बी डेंजरस। होता ऐसा है कि जब वोमिटिंग होती है या लूज मोशन होता है तो फिर लोग दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। वही देखो, पैनिक का जो एक टाइम होता है, दैट इज़ द टाइम जबकि सारा धंधा होता है, बिजनेस होता है, कि अब ये पेशेंट पैनिक मोड में है, जो मर्जी आप दे दो वो लेने को तैयार है, फिर चाहे उसको खुद को ही नुकसान देना हो। तो पैनिक को वो बेयर कर ले कुछ दिन,
पैनिक को होने ना दे, उसको कुछ टाइम समझना के लिए। पड़ेगा कि भाई ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हमारा बॉडी इसको ठीक कर सकता है। बचपन से अभी तक हज़ारों बार ठीक किया भी होगा, एक बार और भी ठीक कर लेगा। फाइन सर। आजकल जो लोगों को मैंने बताया सर स्किन की प्रॉब्लम आ रही है, तो स्किन की प्रॉब्लम में कि यंग लोगों में भी उनकी स्किन जो है वो बड़ी ढीली पड़ रही है या स्किन में उन्हें प्रॉब्लम नज़र आई है, ग्लो नहीं आ रहा है, तो इसके लिए जो हमारे यंगस्टर हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? ये देखिए, किस वजह से है? बॉडी को भगवान ने इलास्टिक बनाया है। एक छोटे बच्चे के आप स्किन लीजिए, जैसे मान लो मैंने अपना स्किन लिया, ऐसे पिंच किया और करके 30 सेकंड रखा, और 30 सेकंड रखने के बाद जब मैं छोड़ूंगा तो वो जो निशान है वो 1 सेकंड के अंदर ही वो निशान गायब हो गया। अब कोई बूढ़े इंसान को ऐसे पिंच करेंगे और 30 सेकंड रखने के बाद छोड़ेंगे तो 10 सेकंड बाद वो निशान धीरे धीरे गायब होगा। तो जितनी देर लगेगी निशान को गायब होने में, उतना ज़्यादा प्लास्टिसिटी हमारे बॉडी में आ चुकी है, राइट। छोटे बच्चे में आप देखेंगे वो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, वो निशान आएगा ही नहीं, यानी कि उनकी बॉडी पूरी तरह से इलास्टिक है। भगवान ने हमें इलास्टिक बनाया है। एंड व्हाट इज़ प्लास्टिसिटी? दैट इज़ ओल्ड एज। हो सकता है कि किसी की उम्र 60 साल हो लेकिन उसकी बॉडी की इलास्टिसिटी 30 साल वाला हो, तो उसका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो 60 ईयर का होगा, लेकिन उसका स्किन का क्लॉक वो 30 ईयर्स का है। इट इज़ ऑल अबाउट इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। तो जो जिनकी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ओके। उसके स्किन के नीचे अगर देखेंगे तो एक परत मिलेगी आपको, शुगर की परत। कई बार लोग होते हैं जो शुगरी आइटम खाते हैं, रिफाइंड फूड खाते हैं, तो उनकी बॉडी का ब्लड शुगर बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी की वो आदत है कि वो शुगर लेके ब्लड से फटाफट स्किन के नीचे डालता है। तो वो बोला ये देखो मुझे शुगर नहीं है, उसको शुगर तो नहीं है लेकिन उसको प्लास्टिसिटी की प्रॉब्लम है, वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, हालांकि उसका शुगर नॉर्मल रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता रहता है ब्लड में, लेकिन वो स्किन के नीचे नहीं जाता, यानी कि उनकी स्किन तो इलास्टिक है बट उनका शुगर लेवल ज़्यादा है, यानी कि उनको डायबिटीज़ है। तो जब आपके बॉडी में एक्सेस शुगर जाएगा तो कुछ लोगों में बॉडी उस एक्सेस शुगर को स्किन के नीचे सेव करने लगती है, हाइड करने लगती है। उनके स्किन लूज मिलेंगे, ढीले ढाले मिलेंगे, उनका शुगर लेवल नॉर्मल मिलेगा, और उनकी आदत होगी कि रिफाइंड चीज़ खाना, पैक्ड चीज़ खाना, ये सारी उनकी आदतें होंगी। तो पहले तो ये कि कॉज क्या है? कॉज इज रिफाइंड एंड पैक्ड थिंग्स, प्रोसेस थिंग। उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ देंगे तो और ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी। अब कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपकी बॉडी को इलास्टिक बनाती हैं। फिर वही बात, DIP डाइट। DIP डाइट का मतलब साफ है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो भी आपके 24 घंटा खाते हैं उसमें से अबाउट 80% खाना अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होगा, कच्ची सब्जियों का होगा और फलों का होगा, तो दैट विल ब्रिंग बैक द इलास्टिसिटी। कैसे पता चलेगा? आप करके देखेंगे तो पता चलेगा। कितना टाइम लगेगा? 9 महीने से 1 साल लगेगा। आपको कैसे पता चलेगा? आप टेस्ट कीजिए कि 30 सेकंड के बाद जब निशान पड़ता है तो कितने सेकंड में निशान जाता है। फिर हर महीने दोबारा टेस्ट कीजिए, नोट करके रखिए। वैसे तो शक्ल देख के कोई भी बता देगा, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत माइन्यूटली मॉनिटर करना है तो ये तरीका है। ये स्किन टेस्ट, ये टेस्ट एक नॉर्मल टेस्ट है जो लोग करते ही हैं। तो दिस स्किन की जो प्रॉब्लम है दैट इज़ ऑल अबाउट इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। याद रखिए, जब स्किन आपका प्लास्टिक है तो बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन भी प्लास्टिक होंगे। तो जैसे प्रोस्टेट की दिक्कत है, इस तरह का जो कई तरह के पेन है, सर्वाइकल का पेन है, दीज ऑल कम्स अंडर प्लास्टिसिटी ओनली। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वो भी रिवर्स होने लगेगा, मतलब वो प्लास्टिक तो था अब इलास्टिक में आ गया। ओके, राइट। तो सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि हमें दिखने में वो इंसान बूढ़ा लग रहा है, इट इज़ नॉट अबाउट दैट। वो तो आखिरी चीज़ है, उसकी इतने सारे रिपरकेशन है। तो प्लास्टिसिटी इज ऑल अबाउट एक्युमुलेशन ऑफ शुगर अंडर द स्किन, राइट। और वो जो शुगर है वो बॉडी से हटाई जा सकती है बाई बीइंग ऑन ए प्रॉपर डाइट। फाइन सर, काफ़ी लोग DIP डाइट ले रहे हैं, और DIP डाइट में जैसे हमने बताया कि फ्रूट्स लेना है प्लेट 1 में, और प्लेट 2 में जो आपका कुक फूड है, थोड़ा दाल चावल सब्जी वो लेना है, और 8 बजे तक आपको खाना खा लेना है, आपको रात को डिनर कर लेना है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है कि अगर हमें रात को भूख लगती है, रात को हम जागे हुए हैं, रात को भूख लगती है, तब हमें क्या खाना चाहिए? देखिए, DIP डाइट में जैसे आपने बताया 12 बजे तक तो फ्रूट लेना है, और लंच और डिनर से पहले सलाद लेना है भरपूर। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्हीं को भूख लगेगी जो इंसुलिन पे हैं, डायबिटीज़ की दवाइयों पे हैं, उनको भूख लगेगी रात में। ओके। कि 10 बजे भूख लग रही है, 8 बजे खा लिया था। तो DIP डाइट पे जब तक रहेंगे कुछ समय तक, धीरे धीरे इंसुलिन और डायबिटीज़ की दवाइयाँ कम होती जाएंगी, फिर वो भूख लगने की दिक्कत नहीं आएगी। भूख लगता ही है तो आप फल खा सकते हैं, केले खा सकते हैं, आप केला रखिए 4-5। जैसे बोलते हैं रात में फल नहीं खाना चाहिए, देखिए ये बोलते हैं, इसका कोई बेसिस नहीं है। ओके। आप रात को कोई बोलेगा पिज़्ज़ा खाना चाहिए, बोलेगा हाँ खाना चाहिए। चाय पीना चाहिए, हाँ पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, हाँ पीना चाहिए। ऐसे केले खाने चाहिए, नहीं केले नहीं खाने चाहिए। तो समझिए इसको, ये कोई मार्केट कर रहा है, आपको मना कर रहा है कि कभी नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को तो ये बोलते हैं कभी नहीं खाना चाहिए, रात की बात तो छोड़ ही दीजिए।
तो एनी टाइम फूड इज़ द फ्रूट्स, Okay. क्योंकि वो जल्दी से हजम होता है, एकदम से न्यूट्रिशन, भूख लगी तो एकदम से न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए, तो फास्टेस्ट न्यूट्रिशन कौन देगा? फ्रूट्स देगा। ओके उनमें से मोस्ट अवेलेबल फॉर्म में कौन देगा? बनाना देगा। 12 महीने तभी केला होता है, इसका मतलब इसकी ज़रूरत हमेशा है। तो वो रख लीजिए अपने टेबल पे, सोने के बेड में, आधी रात को सोते वक्त, आधी रात को भी अगर भूख लगे और खाना ही पड़ जाए तो एक केला खा लीजिए, 2 खाइए, 4 खाइए, ओके ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें दिक्कत नहीं है। देखिए भगवान ने आपको खाने के लिए पैदा किया, लेकिन खाइए राइट चीज़ें। ठीक है सर। एक आजकल सर लोगों को हेयर फॉल की बड़ी समस्या आ रही है, तो इसका क्या रीज़न है कि आजकल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या आ रही है? और अब तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे जो यंग लड़के या लड़कियाँ हैं जो कि काफ़ी मतलब कॉलेज टाइम में ही उनके काफ़ी सारे हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं, तो इसका मेन क्या रीज़न है और आपके हिसाब से क्या इलाज है और क्या प्रिकॉशन लड़के और लड़कियों को रखना चाहिए ताकि वो हेयर फॉल की समस्या उनकी ना हो? देखिए मैंने अभी बताया था स्किन के केस में इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। जब काले बाल हैं तो ये इलास्टिक बाल हैं, ओके जब ये सफ़ेद होने लगेंगे तो वो प्लास्टिक बाल हैं, राइट। जिस तरह से बालों में स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बालों की झुर्रियाँ मतलब जब वो सफ़ेद होने लगता है, ओके तो सिंपली वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने स्किन के लिए दिया। आपका स्किन में जब प्लास्टिसिटी आएगी तो झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, बालों में प्लास्टिसिटी आएगी तो वो झड़ जाएंगे या वो सफ़ेद होने लगेंगे। तो सेम प्रॉब्लम है, कॉज सेम है कि आपका जो लाइफस्टाइल, आपका जो डाइट है वो आपको बदलना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, बालों के नरिशमेंट के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो एक तरीका है जो आपको अपनाना चाहिए, दैट इज़ व्हीट ग्रास। गेहूँ के ज्वारे लीजिए, करीब 25 ml गेहूँ के ज्वारे उगाइए पहले तो, और 15 दिन के बाद उसको काटिए, उसका जूस निकालिए। 25 ml जूस बड़ा आराम से निकल जाएगा। करीब 50 ग्राम ग्रास लेंगे तो उसका निकल जाएगा, और वो 3-4 चम्मच तो उसको लीजिए, तेल की तरह अच्छी तरह मलिए, आधे घंटे वैसे ही छोड़ दीजिए, फिर नहा लीजिए। अच्छा 3 महीने ऐसा कोई करेगा तो बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, सफ़ेद होने जो है वो ब्लैक हो जाएंगे, और नए बाल भी आ सकते हैं। 3 महीने का मेहनत है। 3 महीने कौन ऐसा है जो कि रोज़ वो उगाएगा भी, जूस भी निकालेगा, फिर सिर पे लगाएगा, फिर आधे घंटे वेट करेगा? ये करना पड़ेगा फिर, क्योंकि जब आपका बाल झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, तब भी तो आप ही ने मेहनत की है उल्टे डायरेक्शन में, राइट। आपने आपको उस तरह का न्यूट्रिशन दिया है जो आपकी बॉडी को प्लास्टिक बनाया, आपके बालों को प्लास्टिक बनाया, इनके सफ़ेद, तो ठीक तो आप ही को करना पड़ेगा। तो लेकिन जो गेहूं के ज्वारे है वो नॉर्मली अक्टूबर से लेके सितंबर से लेके अभी तक का मार्च में होता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, उस समय का वेट करना है, और 3 महीने के लिए आपको व्हीट ग्रास थेरेपी कर लेना चाहिए साल में एक बार। जिनको अपने बालों से बहुत प्यार है, या जो बालों की हेल्थ के लिए ज़्यादा वो केयरफुल रहना चाहते हैं, DIP डाइट लेंगे तो ये हो सकता है कि और नहीं झड़ेंगे, ये हो सकता है कि और नहीं सफ़ेद होंगे। सफ़ेद तो सबके होते ही हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी, अनयूजुअली हाई नहीं रहेगी, इतना हो सकता है। तो सर ये जो व्हीट ग्रास आता है, व्हीट ग्रास का पाउडर भी मार्केट में अवेलेबल है, क्या ये यूज़फुल है? देखिए नेचुरल फॉर्म में चाहिए। ओके घास ग्रो हो गया 10 से 15 दिन के बीच में, अब उसको काटा, अब जूस निकालते उसको लगा लिया, दैट इज़ व्हाट विल वर्क। ओके ओके, और कुछ काम नहीं करने वाला। fine. उसके अंदर जो लाइव एंजाइम है वही चीज़ आपको न्यूट्रिशन देगा, एंड दैट विल वर्क। एक सर क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया जो है ये क्या बीमारी है और काफ़ी बच्चों में ये पाया जाता है, और क्या इसका इलाज संभव है तो क्या इलाज है इसका? देखिए हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं थैलेसीमिया वाले। थैलेसीमिया का मतलब ब्लड डिसऑर्डर, यस, हीमोग्लोबिन कम बनना, दैट इज थैलेसीमिया। इससे क्या होगा? कमज़ोरी आएगी, वीकनेस आएगी, थके थके से रहेंगे, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, ये है थैलेसीमिया। ऐसे बच्चों को ट्रेडिशनली कन्वेंशनली हर महीने 2 महीने ब्लड चढ़ता है, राइट। तो इसमें होना ये चाहिए कि DIP डाइट प्लस पत्तों का जूस, पालक का जूस फॉर एग्जांपल, अगर 1 गिलास बच्चा पिए 200 ml से 250 ml, तो वो जो पत्तों के जूस को बोला जाता है साइंटिफिक भाषा में ग्रीन ब्लड, ओके, तो उसके बॉडी को ब्लड नहीं बनता, ब्लड चाहिए, तो ब्लड पी रहा है वो ग्रीन ब्लड, राइट। तो वो बच्चा अगर 1 गिलास चुकंदर का जूस, वो रेड है, रेड ब्लड, या फिर पालक का जूस, ये लाइफ का पार्ट बना लें अलॉन्ग विद द DIP डाइट, तो मैंने देखा है कि फिर अगला जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, हाँ, तो ये ठीक हो सकता है, आराम से ठीक हो सकता है, लेकिन बशर्ते उसको जूस थेरेपी में रहना पड़ेगा। DIP डाइट प्लस जूस थेरेपी, 1 गिलास पालक का जूस, 1 गिलास चुकंदर का जूस प्लस DIP डाइट प्लस सनलाइट, एंड दैट कैन हेल्प टू अवॉइड द नेक्स्ट ट्रांसफ्यूजन। ओके। तो ग्रीन और रेड जूस भी मतलब पिया जा सकता है? दोनों मिला के पीजिए, दोनों मिला के बारी बारी से पीजिए, तो ये आपके ऊपर है, लेकिन इनमें से कुछ जरूर पीजिए रोज, एवरी डे। तो ये हमें एंटायर लाइफ करना है?
एंटर लाइफ करना पड़ेगा एटलीस्ट। देखिए इसमें डिपेंड करता है कितना सीवियर है। मैं तो बोलता हूँ एंटर लाइफ कर लो, 1 साल करने के बाद छोड़ के देखो कि क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, और फर्क पड़ रहा है दोबारा स्टार्ट करो। ये एक अच्छी चीज़। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपके ब्लड को ठीक करेगा, आपके बॉडी की, मैं तो बोलता हूँ सभी को करना चाहिए, क्योंकि योर हेल्थ इज़ योर हेल्थ ऑफ द ब्लड। और आपकी हेल्थ ऑफ द ब्लड इज डिपेंडेंट ऑन सम काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि एबंडेंटली है ग्रीन एंड रेड जूस में। अब देखिए भगवान ने जो पृथ्वी का 1/3 हिस्सा ग्रीन से भर दिया पत्तों से। शेर भी जब बीमार पड़ता है पत्ते खाता है। तो पत्तों में खास तरह की प्रॉपर्टीज होती है। हम इंसान खा नहीं सकते पत्ते, बिकॉज हम इतने सदियाँ हो गई छोड़े हुए, तो उसका जूस पी सकते हैं हम। इसीलिए पत्ते थोड़े बहुत खा पाएँ जो लोग धनिया के पत्ते, मूली के पत्ते, पान के पत्ते जो लोग खाते हैं, तो वो साथ में खा लें 50 ग्राम, लेकिन बेस्ट है आप जूस पियो। ओके, तो अगर ये कि कोई हेल्दी पर्सन है वो भी जूस पी सकता है, उसे पीना चाहिए क्या? डेली पीना चाहिए, डेली पीना चाहिए। जिसको अपनी हेल्थ की परवाह है वो पी ले, और जो पी सकता है यानी कि जो जूस निकाल सकता है, पालक लाएगा रोज, इतना करना चाहिए, तो वो कर ले। आजकल सर 35-40 की एज के बाद लोगों को बदन दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द और जॉइंट पेन ये सब होना शुरू हो जाता है। तो एक तो इसका क्या रीज़न है कि क्यों ये 35-40 के बाद सबका ये सब शुरू हो जाता है, और फीमेल में भी खासकर ये मिलता है, कमर दर्द, बदन दर्द ये बहुत मिलता है। तो इसका क्या रीज़न है और आपके हिसाब से क्या इसका इलाज है? देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इट इज़ कनेक्टेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन। आप जो भी खाते हैं आजकल, आप देखेंगे हमारे डाइट में रिफाइंड फूड बहुत ज़्यादा हो गया है, राइट? तो रिफाइंड फूड या डेयरी प्रोडक्ट, इन दोनों में जो शुगर है वो दैट इज़ टू मच क्वांटिटी। आपका बॉडी जब आप एक्सेस शुगर लेते हैं तो उस शुगर को बॉडी सोचते हैं मैं कहाँ पे छुपाऊँ, जो हम अनयूटिलाइज्ड है। या तो वो यूरिन के रास्ते बाहर जाएगा तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा, या तो वो स्किन के में छुपा देंगे तो स्किन में वो स्किन उसका झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, या हेड में तो बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो बॉडी के पास कई सारी जगह है जहाँ पे एक्सेस शुगर वो छुपा सकता है। या जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट के बीच में बहुत सारा गैप है, इस गैप में शुगर वो छुपा के रखता है। तो उस ऐसे इंसान की ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगी, क्योंकि एक्सेस शुगर बॉडी ने जगह बनाया हुआ है। और जब एक्सेस शुगर आपके घुटनों में, अपने हाथों के बीच में, या उंगलियों के जॉइंट के बीच में इकट्ठी होती जाएगी, तो वो आपकी हड्डियों को नरम कर देंगी। जब हड्डियाँ घिसेंगी तो वो शुगर बीच में आएगा, दैट विल कॉज इन्फ्लेमेशन, दैट विल कॉज घाव, और उसके बाद उसको पेन सिग्नल आएंगे, क्योंकि वो जख्मी हो गया है, ब्रेन पेन भेजेगा, एंड उससे ये सारी प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं, घुटनों का दर्द, राइट, जॉइंट का दर्द, कमर में दर्द ये शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए घूम फिर के ये बॉडी की इनएबिलिटी टू यूटिलाइज द एक्सेस शुगर, बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है अधिक शुगर को, तो बॉडी उसको कहीं ना कहीं सेव कर रहा है, और वो इकट्ठा करता चला जाएगा। एक टाइम आएगा जब इंसान बोलेगा अब तो मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ, यानी काफ़ी इकट्ठा कर चुका है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि भाई बॉडी आपके एक्सेस खाई हुई एक्सेस शुगर को ना तो निकाल पा रही है, ना ही उसको यूटिलाइज कर पा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं छुपा रही है। आप प्रोन है कहाँ पे छुपाने की, दैट डिपेंड्स ऑन योर हेरिडिटी। कोई तो प्रोन होगा कि भाई स्किन में, तो वो उसकी एक अलग पहचान होगी, वो दिखने में बूढ़ा लगेगा। कोई तो प्रोन है कि वो हड्डियों के पीछे या जॉइंट में छुपाने का, तो वो बूढ़ा तो नहीं दिखेगा, लेकिन उसके जोड़ों में दर्द रहेगा। तो आप देखिए एक ही तरह की चीज़ों से अलग अलग बीमारियां पैदा हो रही हैं, डिपेंडिंग ऑन, यहाँ पे आता है जेनेटिक्स का रोल। तो कौन कितना बीमार पड़ेगा, किसको कौन सी वाली बीमारी आएगी इस पर्टिकुलर एक एक्शन से, वो डिपेंड करता है लोगों में, लेकिन कोई ना कोई बीमारी हर एक को जरूर आएगी। ओके, आजकल सर एक लोगों की ना मेमोरी बहुत वीक हो रही है, बच्चों में भी प्रॉब्लम आ रही है कि मेमोरी उनकी वीक है। तो क्या रीज़न है इसका कि मेमोरी आजकल लोगों की इतनी वीक हो रही है, और आपके हिसाब से इसका क्या इलाज है, उन्हें कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए? बच्चों को ये देखना है, उनके पेरेंट्स को, कि रोज़ आपके बच्चे के डाइट में एम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है क्या, कच्चे सब्जियां, फल, नेचुरल डाइट है क्या, नंबर 1। नंबर 2, मेमोरी के लिए आजकल देखिए बच्चे रट्टा लगा के पढ़ते हैं। तो जैसे जितना आप रट्टा लगाते रहेंगे उतनी आपकी मेमोरी जो है वो फेड होती जाएगी, क्योंकि जब आप रट्टा लगाते हैं तो आप उसको सुन के याद करते हैं। जो भी चीज़ हम सुन के याद करते हैं उसकी जो मेमोरी है वो बड़ी छोटी होती है। जो भी चीज़ आप देख के याद करते हैं उसकी मेमोरी काफ़ी लंबी होती है। तो आपको विजुअल मेमोरी बनाना पड़ेगा बच्चों को, विजुअल मेमोरी विच इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इमेजिनेशन, और उसको एसोसिएट करना पड़ेगा अपने डे टू डे लाइफ की चीज़ों से, विच इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ एसोसिएशन। ये 2 लॉ जो हैं, जो मुझे लगता है कि हर बच्चे को सीखना चाहिए। इसको कैसे सीखना है,
उसको सीखने की सबसे आसान तरीका, मैं किताब का नाम बता रहा हूँ, स्मार्टर मेमोरी, ओके, राइट। ये नीरजा रॉयचंद्रन, मेरी वाइफ का लिखा हुआ किताब है। ये बच्चा पढ़ लेगा, उसके पेरेंट्स पढ़ लेंगे, पढ़ने में करीब 1 दिन 2 दिन 4 दिन लग जाएगा। उसमें बड़े छोटे छोटे टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक लगा के जब वो पढ़ेगा तो वो हर चीज़ को इमेजिन कर पाएगा, साइंस हो, हिस्ट्री हो, केमिस्ट्री हो। जब वो इमेजिन करेगा तब वो याद रहेगा। तो 2 चीज़ें होगी, एक तो हो गया फिजियोलॉजिकली आपका ब्रेन स्ट्रांग हो, उसके लिए तो डाइट काम करेगा। दूसरा मेमोरी टेक्निक्स, राइट, कि आपका अप्रोच क्या, पढ़ाई जो करना चाहते हैं, आपका कंसंट्रेशन है कि नहीं है। कंसंट्रेशन डिपेंड करता है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसे सुन रहे हैं या उसे देख रहे हैं। अगर उसको देख रहे हैं तो दैट इज़ 100% कॉन्सेंट्रेशन। अगर सिर्फ सुन रहे हैं तो दैट इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो किसी भी चीज़ को विजुअल में कैसे कन्वर्ट करें, दैट इज़ अ टेक्निक। तो वो छोटा छोटा टेक्निक है जो आप सीख लें, हर एक को सीखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक बुक बता दिया, ये करेंगे तो बच्चे का जो 50% टाइम जो रेपिटेशन का है वो याद करने का, याद हो गया तो याद रहता नहीं है, याद है तो एन मौके पे याद आता नहीं है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द ऑडियो मेमोरी। देखिए 3 तरह की मेमोरी होती है। ऑडियो है सुन के याद करना, विजुअल है मैंने बताया देख के याद करना, दूसरा है किनेस्थेटिक करके याद करना। तो अब इन तीनों में से बच्चा किस चीज़ में जाता है, वो पढ़ता है और सिर्फ सुन के याद करता है, या तो मेंटली सुनता है या फिजिकली जोर से पढ़ता है तब सुनता है। लेकिन बाकी जो ज़्यादा मेमोरीज हैं वो सारी मेमोरीज को हम अगर इन्वॉल्व कर लें, जो कि पॉसिबल है, तो इंसान की मेमोरी अच्छी हो जाएगी। तो जो भी याद करेगा उसको याद रहेगा। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि बचपन की कोई एक बात हमें अभी भी याद रहती है, तो उसमें कोई खास बात क्या किया था। तो जिन चीज़ों में विजुअल ट्रिगर लग जाता है वो हमारी परमानेंट मेमोरी बन जाती है। तो अब ऐसा नहीं हो सकते किसी की मेमोरी कमज़ोर है या किसी की अच्छी। आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो मेमोरी ट्रेंड है या अनट्रेंड है, टू ट्रेन आवर मेमोरी। तो ट्रेन करने के लिए मेमोरी की कई सारी किताबें हैं। मैंने एक किताब लिखी है मेमोरी माइंड एंड बॉडी, वो भी पढ़ सकते हैं। आज से 20 साल पहले लिखी थी। तो मेमोरी की कोई भी मेमोरी के आप करेंगे मेमोरी टेक्निक्स, एसोसिएशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ इमेजिनेशन, ऐसा करके गूगल में टाइप करेंगे तो बहुत सारी किताबें दुनिया में अच्छी आई हैं। तो कोई भी किताब लेके आप उस टेक्निक को सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो सर ये किसी भी एज का आदमी इसको सीख सकता है, कर सकता है, या पर्टिकुलर एज है? एट एनी एज। अच्छा। छोटे बच्चे मैं देखता हूँ जो क्लास 1 के हैं, 2nd के हैं, उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है हर चीज़ को इमेजिन करने की। आप उसको कोई कहानी सुनाएंगे छोटे बच्चे को तो वो विजुलाइज कर रहा होगा। लेकिन जैसे से वो बड़ा होता है तो उसको पढ़ाया जाता है स्कूल में कि आपको इमेजिन नहीं करना, आपको तो रट्टा मारना है। तो उसकी जो इमेजिनेशन की कैपेबिलिटी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो छोटे बच्चे होंगे तो जल्दी सीखेगा, जल्दी अप्लाई करेगा। जो बड़े लोग होंगे उसको थोड़ा टाइम लगेगा। सीख तो सभी जाएंगे। ओके सर। अक्सर लोगों में स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से वो बड़े परेशान हैं। तो आपके हिसाब से इसका क्या इलाज है और क्या उन्हें प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी, और इसमें कहीं भी अभी जैसे भी इतनी सारी बातें हमने की, कहीं भी अगर पेन हो रहा है तो समझ लीजिए अगर वहाँ पे खोल के देखेंगे, निकाल के देखेंगे और लेंस लगाएंगे तो वहाँ कोई ना कोई छोटे छोटे घाव मिलेंगे। इट्स ऑल अबाउट घाव। अब घाव से कैसे बाहर निकल सकते हैं? 2 तरीके हैं, टेम्परेरी रिलीफ एंड परमानेंट रिलीफ। टेम्परेरी रिलीफ कैसे कि वहाँ पे इम्यूनिटी का ध्यान दिलाना है कि इम्यूनिटी वहाँ पे आए और इम्यूनिटी वहाँ रिपेयर करे। वो कैसे होगा? हॉट फर्मेंटेशन, मतलब हॉट वाटर बैग ले लो या इलेक्ट्रिक बैग आता है वो ले लो, सिकाई करो 15 मिनट रोज, उससे टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा। ऐसा रोज करो 1 महीने तक, और दैट इज़ ए टेम्परेरी रिलीफ। परमानेंट रिलीफ कैसे मिलेगा? वो घाव ठीक करने के लिए अगेन द डाइट, द काइंड ऑफ डाइट जो मैं बताता हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, द DIP डाइट। तो ये दोनों चीज़ साथ साथ करेंगे तो आराम मिलता जाएगा, टेम्परेरी रिलीफ, परमानेंट रिलीफ। तो आप मानिए 3 से 6 महीने लगते हैं हमारे पेशेंट्स को कि वो बोलते हैं हाँ हम ठीक है, अब वो दर्द चला गया है। ये रिवर्सल प्रोसेस है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ नहीं करेंगे, जो कि कोई करता नहीं है, स्टीरॉइड्स पे रहेंगे, पेन किलर्स पे रहेंगे, तो वो घाव वहीं का वहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आपका जो स्टीरॉइड का डोज है वो बढ़ता जा रहा है, उसके जो साइड इफेक्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अरे यार इस बीमारी से हम बाहर तो निकल नहीं सकते, जबकि निकल सकते हैं। उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, जैसे मैंने बताया। तो सर क्या कारण है कि मतलब लोग कि उस रीजन को ढूंढते ही नहीं है अपनी बीमारी के? क्या कारण है इसका? रीजन नहीं ढूंढते हैं वो? रीजन इसलिए ढूंढते हैं बिकॉज दैट इज द अप्रोच। ओके। हमारी अप्रोच क्या है? जब भी कोई अगर दिक्कत हो सीधा आप डॉक्टर के पास जाओ। उसकी अप्रोच क्या है? उसको जो मार्केटिंग सिखाया गया है या पढ़ाई जो सिखाई गई है उसमें कॉज को ढूंढना इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। MBBS MD में कॉज को नहीं ढूंढा जाता। उसमें तो सिम्टम क्या है, उस सिम्टम को कैसे कैमोफ्लेज कर दें, उसको छुपा कैसे दें, दैट इज इट। कॉज का कोई चैप्टर नहीं है। व्हाई इट हैपेंड, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। शुगर बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, कभी कोई डॉक्टर पूछेगा नहीं। कौन सा केमिकल से वो घट जाएगा ये पूछेगा, ठीक है ना। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद में कॉज पे ध्यान दिया गया है कि हुआ क्यों,
और वो जो जिस कारण से हुआ है, क्या उसको हटा सकते हैं? तो आयुर्वेद में, होम्योपैथ में वेयर कॉज इज इम्पॉर्टेंट, एलोपैथ में सिम्टम, और सिम्टम को कैसे छुपाएं वो इम्पोर्टेंट है। तो अब जिस चीज़ की ज़्यादा पब्लिसिटी है, एक आम आदमी उसी तरफ अट्रैक्ट होता है, और उस तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसकी जो ट्रेनिंग है दिमाग की, वो ये बताती है कि आपके लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली आपकी किस्मत ख़राब है कि आपको ये प्रॉब्लम आ गई है। Okay. अगर किस्मत ख़राब है तो दवाई खाओ और ये एक्सेप्ट कर लो कि जीवन भर मैं पेशेंट बन के रहूँगा। ये चीज़ उसको पढ़ा दी जाती है, वो पढ़ा के सीख भी लेता है और अपने आसपास भी सभी को यही देखता है करते हुए। तो लगता है दीज आर ऑल परमानेंट डिजीज, देयर इज़ नो क्योर फॉर इट, और जो डॉक्टर बोल रहा है मुझे करना है, एंड ही एंड्स अप कि अपने जीवन का आधा संपत्ति वो पैसे के रूप में या दवाइयों के रूप में वो लुटाता जाता है, और पेनफुल डेथ भी उसको हो जाती है। तो सर आपको क्या लगता है कि डॉक्टर इसको जानबूझ के करता है या डॉक्टरों को ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है? देखिए, इसमें बहुत सारे डॉक्टर तो अगर उनको खुद भी हो जाए तब भी वो यही करेंगे। ओके। इसका मतलब जानबूझ के तो नहीं करते होंगे, उनको पढ़ाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। कुछ लोगों को ज़रूर ये पता होगा, लेकिन सारे डॉक्टर्स को नहीं पता होगा, और वो इस तरफ से इन्वेस्टिगेटिव माइंड होता भी नहीं है। उनको लगता है यही जैसे भेड़ चाल है, ये मेरे बाउंड्रीज़ हैं, मुझे इसके बाहर नहीं जाना है, जो मुझे बताया गया है वो मुझे लोगों तक पहुंचाना है, दैट्स ऑल। तो क्या लोगों को डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? एलोपैथिक डॉक्टर पे तो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। ओके। वो एक बिजनेस एम्पायर है, जबकि मुझे लगता है कि हेल्थ कैन नॉट बी अ बिजनेस। यस। एक प्रोफेशन हो सकता है लेकिन एक बिजनेस नहीं हो सकता। वहाँ पर ये देखते हैं 2 का 2 4 होना चाहिए, राइट? कोई आए तो वो एक बार पेशेंट आ गया तो ज़िंदगी भर वो आते रहे, जबकि हमारी फिलॉसफी पेशेंट एक बार आ गया तो उसको इस तरह से भेज दो समझा के वो दोबारा ना आए इस कॉज के लिए एटलीस्ट। तो द अप्रोच इज़ रॉन्ग कि हाउ टू कीप द पेशेंट, दैट इज़ द अप्रोच ऑफ एलोपैथी। तो दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। आप अगर देखेंगे एलोपैथ में, आप अगर बताएंगे कि कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज एलोपैथ में है तो बताइए। जिस एलोपैथ से, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो या कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, आप हमेशा बात करते हैं कंट्रोल की, और कंट्रोल के नाम पे वो जीवन भर पेशेंट को पेशेंट ही रखते हैं, और पहले वो थोड़ा सा पेशेंट था, फिर वो पेशेंट और ज़्यादा भयंकर पेशेंट बन गया। दैट इज़ द ट्रांजिशन, दैट इज़ इट। और इसके अलावा कुछ है तो वो कोई बता दे, इसके अलावा कुछ नहीं है, दिस इज़ इट। तो डॉक्टर शुड बी प्रोफेशनल ओनली बट नॉट अ बिजनेसमैन। डॉक्टर बिजनेसमैन होगा तो फिर यही हालात है जो हो रहे हैं। फिर तो कोई आ रहा है पेशेंट तो उसके लिए तो कस्टमर है ना, और कस्टमर तो जितना ज़्यादा हो सके लूटो इनसे। दैट इज़ व्हाट द डॉक्टर इज डूइंग। करीब अनजाने में कर रहे हैं, कुछ जानबूझ के कर रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल में टारगेट मिला हुआ है, उस टारगेट को देखते हुए कर रहे हैं। तो ये है, जाने अनजाने लोग कर रहे हैं। उन्होंने मॉल की तरह एक हॉस्पिटल में सब कुछ मॉल की तरह खोल लिया है कि वहाँ पे पैथोलॉजी भी आपकी है, एक्सरे मशीन, सारी मशीन भी आपकी लगी हुई है, सारा ध्यान पब्लिसिटी, ब्लड बैंक भी आपका ही है, और फार्मास्यूटिकल भी, फार्मेसी भी आपकी है। ऐसा होता है कि जैसे एक पेशेंट चाहे किसी भी एक दिक्कत के लिए जाए, कोशिश ये होती है कि सारे डिपार्टमेंट को थोड़ा थोड़ा लाभ मिल जाए। और हार्ट का अलग होगा, हार्ट का अलग होगा, स्किन का अलग होगा, जबकि आयुर्वेद में तो सब मिला के ही है क्या। आप एज ए होल एक पर्सन हो, आप अलग अलग ऑर्गन का कलेक्शन नहीं हो। ये बात हमें समझना होगा। आप डिसोसिएट करके एक ऑर्गन को नहीं देख सकते। अगर कोई एक ऑर्गन में कोई खराबी है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे बॉडी की है। तो जब तक पूरी बॉडी ठीक नहीं होगी, जब तक लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा, वो एक ऑर्गन ठीक नहीं कर सकते। तो ये जो छोटी सी बात है, ये लोग समझ लें तो कभी भी कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, कम से कम एलोपैथिक डॉक्टर के पास तो नहीं जाएगा। जब मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई, जब मैं डॉक्टर के पास गया था, हॉस्पिटल एडमिट हुआ, उन्होंने मेरा HIV का टेस्ट किया। ये देखते हैं कल लूटने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, सारे टेस्ट काफ़ी सारे टेस्ट ऐसे किए जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। रिक्वायरमेंट तो अगर ध्यान से देखें तो किसी भी टेस्ट की नहीं होती है, लेकिन वो उनके पास जितने सारे डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट तक कुछ ना कुछ हिस्सा पहुंचाना होता है, तो सारे डिपार्टमेंट टेस्ट कर डालो। सर, लोगों को एक साइनस की प्रॉब्लम है, नाक की हड्डी बढ़ गई है, नाक में मांस बढ़ गया है, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि इसका ऑपरेशन होगा। साइनस की प्रॉब्लम उन्हें है या मांस बढ़ गया है, नाक की हड्डी बढ़ गई है, ऑपरेशन करना है। तो वो लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या ऑपरेशन ही इसका इलाज है या कुछ और भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर बोलता हड्डी बढ़ गई तो कोई हड्डी बढ़ता नहीं है। ओके। पहली बात तो ये समझ लें, हड्डी जहाँ पे बिल्कुल ठीक जगह पे है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए ये कमरा है और यहाँ पे 4 कोने हैं, राइट। आप ठीक से झाड़ू नहीं लगाते हैं तो जो कोना है वहाँ पे कचरा ज़्यादा रह जाएगा। फिर डॉक्टर कोई आके बोलेगा यार यहाँ कचरा क्यों, क्योंकि इसमें कोने हैं, कोने को हटा दो कचरा रह जाएगा। आपने कोने को हटा के कोने को आगे ले आए, लेकिन फिर भी तो कोना रहेगा ही ना, क्योंकि ये कमरा है। तो थोड़े दिन बाद वहाँ पे भी कचरा जमने की प्रवृत्ति होगी, तो कोने को नहीं हटा सकते। अगर कमरा है तो कोना भी होगा, राइट। तो ठीक उसी तरह से आपकी हड्डी को नहीं हटा सकते।
हड्डी को हटा के सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर लगता है ना एक बार हड्डी की सर्जरी करती है अब ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा, ये पक्का ही है। तो हड्डी की कभी प्रॉब्लम होती नहीं है, लिटरली कभी भी मैंने कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसको लिटरली हड्डी की दिक्कत हो। तो मतलब हड्डी बढ़ती नहीं है? हड्डी नहीं बढ़ती, तो हड्डी अपनी जगह पे ठीक है। तो क्यों बोलते हैं हड्डी बढ़ गई है, हड्डी बढ़ गई है? अब वो बोलेंगे तभी आप कुछ करेंगे। वो बोलेंगे आप ऐसा करो, जो लोग ऐसे जिनको बोला गया है डिहाइड्रेट प्लस सिट्रस फ्रूट जूस, मौसम्बी का जूस या संतरे का जूस या किन्नू का जूस या पाइनएप्पल का जूस 2 ग्लास सुबह खाली पेट पी लो और पूरे दिन डिहाइड्रेट पे रहो। ऐसा 3 महीने करके देखें। 3 महीने करके देखेंगे जो साइनस की प्रॉब्लम है, ये से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, वो गायब हो जाएगा। 3 महीने तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, 1 महीने में आपको दिख जाएगा रिजल्ट। तो अगर तो हड्डी बड़ी हुई है वो तो कभी ठीक नहीं होना चाहिए था, हड्डी तो अभी भी वहीं पे है, हड्डी वहीं पर है ना। तो ये हड्डी की प्रॉब्लम है ही नहीं, इसको एक तरीका बता दिया ताकि उससे कुछ इंटरवेंशन हो, कुछ पैसा आए, ट्रांजैक्शन हो और वो पेशेंट जीवन भर पेशेंट बना रहे। उसके बाद उसकी असली जो पेशेंट वाली ज़िंदगी वो शुरू होगी, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। जब एक बार भी सर्जरी होती है, आपकी कोई भी सर्जरी क्यों ना हो, आपका जो ब्रांड न्यू जो है जिस फॉर्म में भगवान ने पैक करके दिया वो पैकिंग खोलना नहीं है हमें, तो आप ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते। जो लोग हमारे पास आते हैं जिन्होंने कोई ना कोई इंटरवेंशन सर्जरी करा चुके अपने जीवन में, उनको ठीक करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो जिस तरह से आपका मोबाइल आपने खोल पैक हो क्या है, किसी बच्चे को दे देंगे चलो इसको खोल देना तो खोल तो देगा वो, लेकिन वैसा पैक नहीं कर सकता, कभी नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसी इस तरह की सर्जरी या किसी भी तरह की सर्जरी को आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना होगा। जो मांस और नाक जो बढ़ावा बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, वो है नहीं, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ nothing like this। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, केवल डॉक्टर्स गलत बताते हैं। एक सर कुछ हार्ट डिजीज के पेशेंट्स होते हैं जिनको पेस मेकर लगाया जाता है, तो पेस मेकर लगाने की वजह क्या होती है और क्या ये लगाना ज़रूरी है, या और जिसको लगा हुआ है तो क्या ये पेस मेकर उनका हट सकता है, क्योंकि सालों से लोगों के पेस मेकर लगा हुआ है। देखिए कभी किसी का पल्स रेट अगर 25 या उससे नीचे चला जाता है तो उतना पल्स रेट उसकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो पल्स रेट को बढ़ाने के लिए पेस मेकर लगा देते हैं, तो ये होता है। मैं तो बोलता हूँ जैसे ही आपका 35 या 40 से नीचे जाएगा तो उस वक्त ही वो डाइट पे आ जाए। डाइट पे आएंगे तो धीरे धीरे पल्स रेट बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो हार्ट अपना काम करने लगेगी, तो किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, पेस मेकर लगा है उसके बाद भी वो डाइट चेंज कर देगा और उसको 9 महीने साल में वो जब हार्ट अपना काम ठीक से करेगा तो पेस मेकर हट सकता है। तो पहली बात तो ज़रूरत से बच सकते हैं और दूसरी बात लगाए हुए तो हट सकते हैं, ईजिली हटा जा सकता है। ये बॉडी की जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो सफिशिएंट स्पार्क नहीं दे रही है, तो तब उसको हेल्प करने के लिए साथ में पेस मेकर लगाया जाता है। उसका नुकसान क्या है अगर पेस मेकर लगा होता है तो? देखिए बॉडी में एक फॉरेन मटेरियल लगा हुआ है जो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, बॉडी के लिए तो फॉरेन है, मतलब एक दुश्मन है। फॉरेन का मतलब इट इज़ एन एनिमी। तो ऐसे में बॉडी इज़ इन ए हाई स्ट्रेस सिचुएशन। ओके। तो ऐसे में ऐसे लोग ना तो तेज़ी से दौड़ सकते हैं, ना बहुत लंबा काम कर सकते हैं, उनके बॉडी में या हार्ट के रीजन में डिस्कम्फर्ट, दर्द ये लगा ही रहेगा। दैट विल बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ स्टाइल। तो ये दिक्कत है पेस मेकर के साथ, इट इज़ नथिंग नेचुरल, ये तो एक आर्टिफिशियल चीज़ लगा दी आपने, तो ये नुकसान है, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाहर से भी आता है जहाँ पे हम बैठते हैं, तो वो भी उसको इंटरफेयर कर सकता है, तो मीन्स ही हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो जीवन में आपको उसको बहुत केयरफुल होना पड़ सकता है। उसकी बैटरी है वो ख़त्म हो जाएगी तब भी दिक्कत आ सकती है, जो आती है उससे पहले बैटरी चेंज करनी होती है उसको, 10 साल 15 साल की लाइफ होती है उसकी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक मशीन आपने डाल दिया, एक ऐसा मशीन जो जिसकी खुराक ब्लड या ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी खुराक है एक किसी भी मशीन की तरह वो एक केमिकल है, बैटरी है, आर्टिफिशियल चीज़ है, तो वो आपके जीवन को वैसा नहीं बना सकता जैसे उसको लगाने से पहले था। इसीलिए उससे बचने के लिए जब आपका पल्स रेट कम होने लगे तो समझ लीजिए दैट इज़ अ टाइम, हाई टाइम कि आप अपनी डाइट को चेंज कीजिए। चेंज करेंगे तो बॉडी और हार्ट बड़ी तेज़ी से रिवाइव भी करता है। 3 महीना 6 महीना, अगर 9 महीना भी है तब भी मैं तेज़ी बोलूँगा इसको, क्योंकि आपने अपनी हालत यहाँ तक पहुँचाने के लिए कई साल लगाए, तो उसके जितने साल लगाए उतने महीने। तो जो पेसमेकर होता है जिसको लगा हुआ है उसको कैसे पता चलेगा कि अब मेरा ठीक है, मैं पेसमेकर को निकलवा सकता हूँ, अब मैं ठीक हूँ, उसे कैसे पता चलेगा? उसको नहीं पता चलेगा ज़्यादातर तो। ओके। पहले तो उसको डिस्कम्फर्ट नहीं हो तो पता चलेगा, उसका पल्स रेट नॉर्मल रहता है तो पता चलेगा, उसको बंद करने के बाद कितना पल्स रेट रहता है तब पता चलेगा। तो वो भी कोई चीज़ लगा दी गई उसको हटाना अपने आप में ही एक प्रोसेस है।
तो दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड डेंजरस ऑल्सो। नॉट ईजी। हाँ, ईजी नहीं है। हाँ, इट इज नहीं। तो क्या ये पेसमेकर जब आपका पल्स रेट लो होता है तभी लगता है, हाई होता है तो भी लगता है? लो होता तब लगेगा, हाई पे नहीं लगता। हाई पे नहीं लगेगा। ओके सर, आपकी डीआईपी डाइट के अनुसार 12 बजे तक हमें फ्रूट्स खाने चाहिए और 12 बजे के बाद फिर हमें वेजिटेबल खाने चाहिए। तो 12 बजे तक फ्रूट्स खाने का क्या लॉजिक है, ये लोग जानना चाह रहे हैं। जितने सारे तरह के खाना है उसमें से फ्रूट्स इज़ द ओनली फूड जो बॉडी में ज़्यादा जल्दी एसिमुलेट होता है। Okay. 20 मिनट से 40 मिनट में। तो सुबह तो हम यही चाहेंगे कि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो ज़्यादा टाइम ना लगाए, फटाफट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्योंकि सुबह हमारा दिनचर्या ऐसा होता है कि हम सब काम पे जाते हैं, पढ़ाई में के बच्चे जाते हैं, तो फुल ऑफ एनर्जी चाहिए। इसका उल्टा कर लीजिए, पराठे खा लीजिए सुबह तो आप कितने थके रहेंगे, ऐसे दूध पी लीजिए 2 गिलास, कितना थके रहेंगे। तो द थिंग जो बॉडी की लीस्ट एनर्जी लेके मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसमिट करे, दैट इज़ फ्रूट्स। इसीलिए मैं बोलता हूँ 12 बजे तक पेट भर के फल खा लो। तो फल खाएंगे, आप देखेंगे कि फल कितना भी मर्जी खा लें 2 घंटे में भूख लग जाती है। इसका मतलब 2 घंटे के पहले ही फ्रूट्स की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, उसके न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, पेट खाली हो चुका है, तो ही भूख लग रही है। तो ये अच्छी बात है। तो अब लंच तब तक आ गया, लंच में आपने रॉ वेजिटेबल्स एंड कुक्ड फूड थोड़ा बहुत खा लिया। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 12 बजे तक ही खाने, बाद में भी आप खा सकते हैं। वो तो हमेशा खा सकते वो तो कभी भी खा सकते हैं। हैं, लेकिन एक बैलेंस बनाने के बैलेंस लिए, बनाने के लिए। सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आप एक रूटीन फॉलो कर पाएं, तो हम उसको इस तरह और करते हैं। जल्दी से एनर्जी लेने के लिए। यस। यस, थैंक यू। एक सर लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह उठकर गर्म पानी पीना चाहिए, और लोगों को वो तो आदत भी पड़ी हुई है, हालांकि वो जानते नहीं इसका रीज़न क्या है। तो क्या इसका भी कोई लॉजिक है कि सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए, या हम सुबह उठ के फ्रूट्स भी खा सकते हैं सबसे पहले? जिस तरह से सुबह उठ के चाय पीने का कोई लॉजिक नहीं है, ओके। तो उस तरह से गर्म पानी भी आदत की बात है। जैसे मान लो चाय पीते हैं तो वो जो गर्म का एहसास है वो एडिक्टिव है। ओके। तो जो लोग चाय पीते हैं, चाय की जगह वो गर्म पानी भी वैसे ही सिप करके पियेंगे उसी कप में, तो उसे लगेगा मैंने चाय पी लिया। ओके। तो चाय को रिप्लेस करने के लिए गर्म पानी लेके पियेंगे, साथ में थोड़ा अदरक डाल देंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, तो अच्छा रहेगा। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। लेकिन उससे कोई बॉडी में फ़ायदा हो रहा है ऐसा नहीं है। अच्छा, फ़ायदे वाली कोई चीज़ नहीं है? फ़ायदे वाली कोई चीज़ नहीं। अच्छा, जो जैसे बहुत कहा जाता है कि नहीं उससे बहुत फ़ायदा है, सुबह सुबह कर तो आपका पेट अच्छा साफ होता है। पेट का कोई कनेक्शन नहीं है, कि जो भी चीज़ गर्म है वो गर्म यहीं तक है, इसके बाद कोई चीज़ गर्म नहीं है। ओके। तो पेट का कोई कनेक्शन नहीं है उससे? पेट से कनेक्शन नहीं है। फाइन। एक सर आजकल यूटीआई की प्रॉब्लम काफ़ी नज़र आ रही है कि उसकी वजह से उनमें बहुत जलन होती है, बहुत ईचिंग प्रॉब्लम्स ये सब होती है। तो इसका क्या रीज़न है, क्यों ये जल्दी जल्दी, बहुतों को तो बहुत जल्दी जल्दी होती है प्रॉब्लम ये, तो उसका क्या रीज़न है और क्या प्रिकॉशन ले कि ये इतनी जल्दी या इतनी आसानी से ना हो? देखिए, यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन, वहाँ घाव, वहाँ पे जर्म्स। तो मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि जब आप रिफाइंड फूड ज़्यादा लेंगे, डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा लेंगे, उसके अंदर का जो शुगर होता है बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती, ना उसको थ्रो कर सकती है। तो ऐसे में बॉडी सोचती है इसको कहाँ निकालें, या तो स्किन के नीचे छुपा दें, राइट, तो स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर कुछ लोगों की बॉडी उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। तो आप देखेंगे कुछ लोगों की यूरिन में जहाँ पे भी वो यूरिन का थोड़ा बहुत बूंदें होंगी, वहाँ पे बहुत सारे चींटी आ जाएंगी, यानी कि वो जो एक्सेस शुगर है वो यूरिन के रास्ते इट इज़ गोइंग आउट। और शुगर जहाँ पे भी होगा वहाँ पे जैसे बाहर शुगर होगा तो चींटी को अट्रैक्ट करती है, और यूरिन ट्रैक में एक्सेस शुगर हो तो वहाँ जर्म्स को अट्रैक्ट करेगी। ओके। तो जर्म्स कैसे आए, क्योंकि शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है यूरिन में, काफ़ी ज़्यादा है, तो जर्म्स आ गए और यहाँ पे भी आ गए टॉयलेट में मान लो, राइट। तो इसका मतलब ये कि शुगर का एक्सेस निकलना। अच्छा, तो ये तो हो गया वो उस तरह के लोग हैं कि उनकी प्रवृत्ति है कि जब भी एक्सेस शुगर होगा तो बॉडी रास्ता लेगी यूरिन का। ओके। तो ऐसे लोग दे आर मोर प्रोन टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इन कंपैरिजन टू घुटनों के दर्द, इन कंपैरिजन टू स्किन के लूज होना। तो ये एक अलग कैटेगरी होगी कि बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही, मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही, चलो बाहर थ्रो करो। तो ये है कारण ये इसका। अब इसको ठीक कैसे करें? 3 दिन से लेके 5 दिन तक DIP डाइट माइनस प्लेट 2। जैसे प्लेट 2 हटाएंगे तो जो DIP डाइट है प्लेट 2 हटा के, जो कि कुक फूड है, तो ये सारा जो खाते हैं हम, यूँ मानिए सिंपल भाषा में, आपके जो जर्म्स हैं, ऐसे जर्म्स जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, वो जर्म्स ये रॉ वेजिटेबल फ्रूट नहीं खाते। ओके। दे नीड कुक्ड फूड। ओके। तो कुक फूड को आपने माइनस कर दिया। फाइन। 3 दिन तक कुक फूड नहीं लेंगे तो दे हैव टू डाई ऑन देयर ओन ऑफ स्टार्वेशन। ओके। तो 3 दिन से 5 दिन लगते हैं। धूप में बैठिए, साथ में आप DIP डाइट माइनस प्लेट 2 कर दीजिए फॉर 3 to 5 days। तो दुनिया का कोई भी कितना ही बड़ा UTI क्यों ना हो, इट हैज़ टू गो।
उसमें जूसेस भी कोई ऐड कर सकते हैं? जूस ऐड कर सकते हैं, पालक का जूस, पालक, हाँ, वेजिटेबल जूस ऐड कर लो। वेजिटेबल जूस ऐड कर देते हैं। यस यस। तो सर कुछ जो फीमेल्स कुछ ऐसा होता है, सपोज घर में एक ही टॉयलेट है और उसमें एक घर में एक ऐसा पेशेंट है जो शुगर का पेशेंट है, वो भी वही टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, वो भी वही टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ये इन्फेक्शन ये भी हो सकता है क्या? नहीं, मेजरली नहीं होगा। नहीं होता। आप देखिए, लोगों से घिरे हैं, जानवरों से घिरे हैं, बैक्टीरिया और वायरस से हमेशा घिरे हैं। हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिव सिस्टम ऐसी है कि ये इस तरह से हमें कोई स्पेस पे रहने को नहीं मिला, तो वो हम एक सिनर्जी में ऑलरेडी रहते हैं, तो हमेशा हमारी बॉडी में अटैक होता रहता है। इस वक्त भी अटैक हो रहा होगा। Okay. और हमारी बॉडी ऑल द टाइम डील करती रहती है। तो हमारा खास ध्यान देना कि अरे ये तो पेशेंट है, यहाँ तो मैं ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ। तो मोस्टली फीमेल को जो लगता है कि नहीं हम ऐसा टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो कॉमन टॉयलेट, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, ये सही नहीं है? नहीं, देखिए, इन्फेक्शन हो सकता है, ये तो सही है, हाँ। लेकिन उसके चांसेस उतने हैं जितने कि कोई भी टॉयलेट यूज़ करने के। ओके। उस टॉयलेट में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गई, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। हाँ। फाइन। सर वैसे तो आप किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल को देने से मना नहीं करते हैं कि आप कि फ्रूट्स वेजिटेबल दे सकते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा फ्रूट्स या वेजिटेबल है जो किसी पर्टिकुलर बीमारी में नहीं देना चाहिए? ऐसा कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं है, सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सारे बीमारी में दे सकते हैं और हम देते भी हैं। लेकिन कई बार जैसे किडनी के पेशेंट आते हैं तो उनको हम पालक नहीं देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में घुसा हुआ है कि पालक खाने से मेरी पोटेशियम बढ़ जाएगा। तो भगवान ने इतने सारे वेजिटेबल बनाए, एक आध चीज़ ना भी दो, क्योंकि वो पेशेंट के साइकोलॉजी से मैच नहीं करता। और हमारे पास ऑप्शन और भी है। तो इस तरह से हम कभी कभी कुछ कुछ फ्रूट्स को या कुछ कुछ वेजिटेबल को उसकी साइकोलॉजी से ना झगड़ा करते हुए बोल देते हैं मत लो इसको। लेकिन किसी भी फ्रूट्स वेजिटेबल को लेने में किसी भी बीमारी में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। रेयरली कभी ऐसा होता है कि एक इंसान किसी एक वेजिटेबल से एलर्जिक है, वो रेयरली कभी होगा। ओके। वो उसकी बीमारी की वजह से नहीं है, वो ही इज मेड लाइक दैट। ओके। हाँ, तो उसको छोड़ दें हम, वो तो खुद ही बताएगा कि जब मैं ये खाता हूँ तो मुझे खुजली होती है, तो वो चीज़ मत खाओ। वो चीज़ मत खाओ। रेयरली होता है। रेयरली होता है। और अगर हम क्वांटिटी कम ज़्यादा करें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता? मेजरली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ेगा। ओके। क्वांटिटी कम लेंगे तो आप थोड़े पतले हो जाएंगे, कमज़ोर लगेंगे, तो मतलब कि आपको फ़र्क पड़ रहा है। आपको एनर्जी कम लग रही है, इसका मतलब क्वांटिटी कम रह गई होगी। तो ये क्लू है कुछ, कि कई लोग बोलते हैं कि मैं तो पतला हो गया, इसका मतलब आप 20% और फूड बढ़ाओ हमारे फॉर्मूले के हिसाब से, DIP डाइट के हिसाब से, कि जितना आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। यही मतलब है इसका। सर काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बात करते हैं कि जो DIP डाइट लेते हैं उनका वेट काफ़ी लूज़ होता है, तो वो काफ़ी सोचते हैं कि मैं बहुत वीक हो रहा हूँ, मुझे वीकनेस बहुत फील हो। क्या ये वीकनेस होती है या वो साइकोलॉजिकल है उनका? देखिए, उसकी टेस्ट कीजिए वीकनेस की। आप जब DIP डाइट शुरू करें उससे पहले आप देखें कि आप कितनी देर दौड़ सकते हैं बिना रुके। आप देखें कि कितना मैक्सिमम वेट आप उठा सकते हैं। इस तरह से 4-5 कितने उठक बैठक लगा सकते हैं बिना थके, ऐसे 4-5 टेस्ट कीजिए, वो सब लिख के रखिए। DIP डाइट लेने के 1 महीने बाद दोबारा से वही सारी एक्टिविटी करके देखिए, तो तभी पता चलेगा कि आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है कि घट रही है। सिर्फ अपने आप को देखेंगे शीशे में, मैं तो पतला दिख रहा हूँ, या किसी थर्ड पर्सन ने बोल दिया आप तो पतले दिख रहे हैं, आप तो कमज़ोर दिख रहे हैं, पतले को बोलते हैं भारत में कमज़ोर दिख रहे हैं, है ना। तो वो दिमाग में बैठ गया। ऊपर से क्या है कि द काइंड ऑफ डाइट जो अभी हम लेते हैं DIP डाइट में, उसमें स्टिमुलेंट नहीं है, चाय नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, पैक फूड नहीं है, जिसकी आदी हो चुका है इंसान। तो उसके अभाव में बॉडी में जो क्रेविंग होती है, वो क्रेविंग ही कमज़ोरी का एहसास दिलाती है। तो क्रेविंग को इंसान कमज़ोरी से एसोसिएट करता है। ओके। तो आपको मेजरमेंट के थ्रू ये देखना होगा कि आप एक्चुअली कमज़ोरी आ गई है या हमें लग रहा है ऐसा कि हमारा वेट लूज हुआ है। हाँ, इस वजह से वेट लूज होने को हम एसोसिएट करते हैं कमज़ोरी से। वियतनाम में मेरा सेंटर है, वहाँ पे किसी का वेट ज़्यादा होगा तो तब लोग कमज़ोर मानते हैं। ओके। कमज़ोर हो गई, अच्छा, यू गेन वेट। वहाँ पे पतले को मानते हैं यार काफ़ी ताकतवर इंसान। जैसे मान लो शेर है, वो पतला है, राइट। कोई सांड होगा, वो थोड़ा मोटा होगा। शेर है, हिरन है, वो भी पतला है, वही पतला है, वही पतला है। तो पतले का मतलब यहाँ पे एसोसिएट किया गया, खासतौर पे यहाँ हरियाणा में पतला मतलब कि वो कमज़ोर। हमारे इस ऑफिस में ही हमारे यहाँ पे गांव है, वहाँ पहलवान होते हैं बहुत सारे, उनके नाम के पीछे पहलवान लिखा रहता है। वो जब आते हैं तो 4 लोग तो उसको उठा के लाते हैं, ये मोटे तगड़े, लेकिन 4 लोग पकड़ के ला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आ रहा है। जो अपना वेट नहीं उठा पा रहा है वो किस तरह का पहलवान हो सकता है ना। लेकिन उसको सब पहलवान बोल रहे हैं। डाइट के बाद 1 महीने बाद आता है, वो कोई नहीं उठा के ला रहा है, खुद ही आ रहा है, बोल रहा है, सब बोल रहे हैं मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। मैं जब तो आप ताकतवर थे तब तो 4 लोग उठा के ला रहे थे आपको, जब तो आप कमज़ोर हैं तो खुद ही आ रहे हैं, है ना। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन कमज़ोरी की और ताकत की, आपको देखना पड़ेगा। राइट सर। सर कुछ पेशेंट्स हैं जिनके हाथ पैर में स्वेलिंग आती है, कभी पैर में स्वेलिंग आ गया, कभी हाथ में स्वेलिंग आ गया, तो इसका क्या रीज़न है कि अचानक किसी भी कारण से स्वेलिंग आ जाता है? और कई ऐसे लोग हैं जिनके पैरों के तलवों में बहुत जलन होती है, तो क्या इस जलन का रीज़न शुगर है? शुगर इज़ वन ऑफ द रीज़न।
शुगर रीज़न नहीं है। शुगर का मैंने आपको बताया कई बार बीच बीच में, शुगर बॉडी कहीं भी डिपॉजिट कर देगी, पैरों के नीचे डिपॉजिट कर देगी, तो ब्रेन का जो कनेक्शन है ओके सेंसेशन का या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। कम हो जाएगा तो वो पैर अगर कील के ऊपर भी रखें, कील चुभ भी गया तो उसका एहसास नहीं होगा। अगर धूप में कई बार गर्मियों में पैर रख देगा खाली नंगा पैर, तो वो पैर जल जाएगा लेकिन वो एहसास नहीं होगा। फिर शाम को जब देखेगा पैर जला क्यों, अरे यार तब मैं धूप में गया था, मतलब ब्रेन ने का सेंसेशन स्विच ऑफ हो गया बिकॉज ऑफ शुगर डिपॉजिट। या तो स्विच ऑफ हो जाता है या एक्सेस में ब्रेन उसको ज़्यादा अलर्ट देता है, यानी कि कोई छोटी सी हवा भी लग गई तब भी उसे बड़ी तेज़ी से ऐसा लगेगा बहुत पेन हो रहा है। तो यानी कि ब्रेन का जो एक पेन देने की सिग्नलिंग सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर दिया। जहाँ तो पेन देना चाहिए वहाँ तो दिया नहीं, और जहाँ देना नहीं चाहिए थोड़ी हवा लग गई यूं ही तब भी भयंकर पेन दिया। ओके तो दैट इज़ द कॉज, यहाँ पे शुगर है, एक्सेस शुगर। ओके हाँ, ये चलता रहेगा तो घाव बनते रहेंगे, और जब घाव बनेंगे तो वो ठीक नहीं होंगे क्योंकि वो शुगर ही है वहाँ पे। और वो शुगर में मैंने आपको बताया था कि जर्म्स अट्रैक्ट होते यस हैं, अट्रैक्ट करते तो वो ठीक ही नहीं होंगे, तो वो गैंग्रीन हो जाएगा। फिर डॉक्टर बोलेगा पैर को तो हैं, काटना काटना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ इट इज। तो उसके लिए क्या इलाज है, क्या करना चाहिए उसको? डीआईपी डाइट के अलावा भी कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसा है जो उसे करना चाहिए? उस पैर को धूप में रखे रोज 1 घंटा, 1 घंटा धूप डायरेक्ट पड़े उस पर, अच्छा प्लस डीआईपी डाइट पे रहे। अच्छा, तो जब ऐसा करेगा उसके तो पैरों के धीरे-धीरे तलवों में धूप लगे, लगे। अच्छा, बॉडी में लगे, तलवों में और लगे। जिसको स्वेलिंग की प्रॉब्लम है हाथ पैर में, उसके लिए स्वेलिंग की गलत प्रॉब्लम है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, पानी जम जाना बॉडी में ओके, जिसे बोलते ओके, हैं। जो लोग एक्सेस सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट छोड़ दे, वो ओके खाने में सॉल्ट 0 कर दे और डीआईपी डाइट पे आ जाए, ओके स्वेलिंग एकदम में चला जाएगा। ओके। कुछ सिकाई विकाई की जरूरत है उन्हें? नहीं, क्योंकि वो कोई ऐसी लोकलाइज प्रॉब्लम नहीं है, ओके, वो प्रॉब्लम बिकॉज बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है, ज़्यादा हो गया। आपके खून में पानी ज़्यादा है, तो सिकाई से पानी नहीं जाने वाला। फाइन। औरतों में मेनोपॉज की प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से ड्राइनेस और वेजाइनल इन्फेक्शन वगैरह, इचिंग वगैरह ये सब होता है। मेनोपॉज होना तो नेचुरल ही है, लेकिन जो इचिंग और वो सब है वो क्या नेचुरल है? होंगे मेनोपॉज जब होता है तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, दैट इज नेचुरल, राइट। लेकिन जिनके बॉडी में डिफिशिएंसीज होती हैं, जिनके बॉडी में पहले से तकलीफ होती हैं, उनकी बॉडी इस चेंज को उतना सह नहीं पाती है। ओके, फिर ऐसा लगता है कि मेनोपॉज की वजह से है, मेनोपॉज की वजह से नहीं है, उसके बॉडी की वजह से है। मेनोपॉज एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, अगर इंसान हेल्दी है तो मेनोपॉज जब होगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह से मंथली पीरियड्स होना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कुछ लोगों को पेनफुल होता है, राइट। तो ठीक उसी तरह से मेनोपॉज भी एक नेचुरल प्रोसेस ही है। तो इसमें जाहिर सी बात है, सारा लेना देना है आपके ब्लड का, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का। और ब्लड को प्यूरिफाई रखने के लिए आपको खास तरह के डाइट पे रहना चाहिए, एक ऐसा डाइट जिसमें 80% टाइम आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ही खा रहे हैं, और एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट, पैक्ड फूड, ये सब चीज़ आप अवॉइड कर रहे हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, तो आपका बॉडी को इस तरह के जो ट्रांजिशन है उसको झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी, और आपको डिस्कम्फर्ट्स, इचिंग वगैरह ये सब चीज़ें, पेन, डिस्कम्फर्ट, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें चली जाएंगी, ओके, आएंगी नहीं आपको। ओके। लेकिन ये नेचुरल है, पर ये सब प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं उसको? अवॉइड कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम मेनोपॉज की वजह से नहीं है, बट आपकी बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेनोपॉज, क्योंकि आपने अपने बॉडी को इतना फ्रेजाइल कर दिया है बाय द टाइम कि ये दिक्कत हो रही है। काफ़ी दिन से आप जो गलत खाना खा रहे हैं, गलत फूड, गलत लाइफस्टाइल है, गलत खाना है, उसी का रिस्पॉन्स है ये। फाइन। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी जी, जिन्होंने आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।